नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय रामानंद सर में। तो दोस्तों, लगातार आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि भौतिक विज्ञान या जितने भी न्यूमेरिकल है वो पिछली बार डी ग्रुप के अंदर पूछे गए थे, या इस बार जिन फॉर्मूलों के ऊपर डी ग्रुप के अंदर और न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना है उनको अपन है वो आज पूरा का पूरा है वो डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे फॉर्मूला बेस सबसे ज्यादा, और जो मैं फॉर्मूलों के ऊपर आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के न्यूमेरिकल है वो पिछली बार है वो एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। ठीक है, उससे पहले दोस्तों अपने को आपको पता है कि ग्रुप डी के लिए अपन ने 50 टेस्ट की और एक 50 सेट की और एक शानदार है वो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च कर दी थी पहले ही। तो जिन विद्यार्थियों ने अब तक और ये टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है, जो विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ सकते हैं, और जो एजुकेशन ऑफिशियल अपना जो ऐप है वहां पर जाके आप उनको परचेज कर सकते हैं। और बहुत ही शानदार 50 रुपए के अंदर और 50 टेस्टों की जो आपको ये टेस्ट सीरीज दी है, मैं कहता हूं निश्चित रूप से आपके सिलेक्शन के अंदर है वो इसका एक बहुत ही अच्छा रोल होने वाला है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी है वो वहां से उसको परचेज करके लगातार प्रैक्टिस कर सकते हो, और जितना जल्दी हो सके आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि अपने को पता है कि एग्जाम डेट है वो नजदीक आ रही है और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस की अपने को क्या है जरूरत है। ठीक है, चलिए अपन है वो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भौतिक विज्ञान, रासायन विज्ञान और बायोलॉजी के अंदर भी एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो वो सारे के सारे न्यूमेरिकल है वो आज अपन इस क्लास के अंदर है वो क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले और जो न्यूमेरिकल है वो अपने गति की तीनों समीकरणों पर, गति की और जो तीनों समीकरण है उनके ऊपर किस प्रकार के न्यूमेरिकल है वो पूछे गए थे, उनके बारे में अपन क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि गति की तीनों समीकरण कौन सी है। तो सबसे पहली समीकरण है v बराबर u प्लस AT, दूसरी समीकरण है s बराबर ut प्लस AT स्क्वायर, और जो तीसरी समीकरण है वो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये तीनों समीकरणें हैं वो अपने को क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, तीनों समीकरणें हैं वो अपने को याद रखनी है। ठीक है, s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों समीकरणें अपने को याद रखनी है। तो इसके ऊपर किस प्रकार के न्यूमेरिकल है वो पूछे गए थे, उससे पहले हमें इन व्यंजकों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई इस व्यंजक को क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करूं v की, तो v को बोलते हैं अंतिम वेग, v को बोलते हैं अंतिम वेग, u को बोलते हैं प्रारंभिक वेग, a को बोलते हैं त्वरण, t का मतलब होता है समय, t का मतलब होता है समय, और उसके बाद s का मतलब आप कह सकते हो दूरी। ठीक है, s का मतलब क्या होता है, दूरी। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं पहली समीकरण की, v बराबर u प्लस AT, यानी इस समीकरण के अंदर से हमें क्या ज्ञात होता है, अंतिम वेग है वो ज्ञात होता है। इस समीकरण से हमें क्या ज्ञात होता है, अंतिम वेग है वो ज्ञात होता है। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग इतना है और वेग परिवर्तन की दर यानी त्वरण ये है इतने समय के अंदर, और उसका अंतिम वेग क्या होगा, या धरती से टकराते समय उसका अंतिम वेग क्या होगा। तो इस फॉर्मूले का क्या करना है, आपको उपयोग करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, यदि किसी वस्तु को प्रारंभ से फेंका गया है, यदि किसी वस्तु को प्रारंभ से गतिमान किया गया है, तो उसका अंतिम वेग जो होगा वो हमेशा u बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अपने को याद रखना है v बराबर u प्लस AT। ठीक है, आगे दूसरी समीकरण पर क्वेश्चन क्या बनता है, अपने को मान लो दे दिया कि किसी वस्तु को और इस वेग से फेंका जाता है और इतने समय के अंदर बताइए यदि वेग त्वरण इतना है तो कितनी दूर जाके गिरेगी। ठीक है, यानी अपने को a दे देता है, त्वरण दे देता है, समय दे देता है और u दे देता है, या u नहीं देगा तो उस कंडीशन में अपने को पता है कि u क्या होगा, 0 माना जाएगा। ठीक है,
यदि u नहीं दिया हुआ होता है तो प्रारंभिक वेग हमेशा क्या माना जाता है, 0, क्योंकि वस्तु, कोई भी वस्तु गतिमान होती है तो सबसे पहले उसका वेग क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो पहली समीकरण से हमें अंतिम वेग ज्ञात होता है, दूसरी समीकरण से अपने को ज्ञात होती है क्या, दूरी, यानी वस्तु है वो कितनी दूर जाकर गिरी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं तीसरी समीकरण की। तो गति की तीसरी समीकरण में भी अंतिम वेग ही ज्ञात होता है, गति की तीसरी समीकरण से भी अंतिम वेग ही ज्ञात होता है और पहली समीकरण से भी अंतिम वेग ज्ञात होता है। लेकिन इनमें फर्क क्या है, पहली समीकरण यदि आपको समय दिया हुआ है तो आप गति की पहली समीकरण लगाएंगे, और यदि आपको दूरी यानी विस्थापन दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, उस कंडीशन में आप गति की है वो तीसरी समीकरण लगाएंगे। ठीक है, चलिए मेरी बात को एक बार फिर से सुन लीजिए। गति की पहली समीकरण v बराबर u प्लस at ज्ञात होता है, अंतिम वेग u दिया हुआ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन a और t है वो आपको पक्का ही दिया हुआ होगा। ठीक है, आगे a का मतलब क्या होता है, त्वरण। त्वरण क्या होती है, वेग परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होती है, वेग परिवर्तन की दर। समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं त्वरण। ठीक है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर जो त्वरण, जो समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। और अपने को पता है कि त्वरण को a से व्यक्त करते हैं और a की जो इकाई होती है वो होती है मीटर प्रति वर्ग सेकंड। यह भी अपने को याद रखना है, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ठीक है, तो गति की तीनों समीकरणों पर जिस प्रकार के न्यूमेरिकल बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद गति की समीकरणों के बाद देखिए, गति की समीकरणों के बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो इस बार पूछा गया था nवें सेकंड में। nवें सेकंड में वस्तु की गति, nवें सेकंड में वस्तु की गति। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में पूछा गया था। यानी आपको क्या दे दिया जाता है, आपको दे दिया जाता है त्वरण, और उसके बाद पूछा जाता है आपसे कि nवें सेकंड में यानी 3 सेकंड बाद वस्तु की गति क्या होगी, या 4 सेकंड बाद वस्तु की गति क्या होगी। ठीक है, आपको और दे दिया जाता है क्या, आपको दे दिया जाता है त्वरण। ठीक है, या आपको प्रारंभिक वेग दे दिया जाता है, और अपने को पता है प्रारंभिक वेग को तो यदि नहीं दिया हुआ तो अपन क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे। ठीक है, तो nवें सेकंड के अंदर वस्तु की गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखिए nवें सेकंड में वस्तु की गति ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूं। तो वो होता है Sn बराबर u 2n माइनस 1/2 बराबर इंटू a। तो nवें सेकंड के अंदर अपने से एग्जाम के अंदर इस बार ही क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर है वो 10 है या 15 ऐसे दे रखी थी, और तीसरे सेकंड के अंदर, ठीक है, 3वें सेकंड के अंदर है वो वस्तु की गति अपने से पूछी गई थी। तो इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन अब की बार फिर आता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, Sn बराबर u 2n माइनस 1/2 इंटू a। ठीक है, इसमें आपको a दिया हुआ होगा, u दिया हुआ हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो nवें सेकंड के अंदर वस्तु की गति है वो अपने को याद करने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, तो गति के अंदर अपने को पता है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो गति की समीकरण पे आते हैं और एक nवें सेकंड के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वो किस पे आता है, संवेग पे आता है। किस पे आता है, संवेग पे आता है। और संवेग को अपने को पता है किससे व्यक्त करते हैं, p से व्यक्त करते हैं। संवेग को किससे व्यक्त करते हैं, p से व्यक्त करते हैं। और अपने को पता है कि संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, अपन लिखते हैं p बराबर mv। p बराबर mv। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। अब सीधी सी बात है, आपको है वो वस्तु का द्रव्यमान दे देगा, वेग दे देगा, और आपसे क्या पूछेगा, संवेग पूछेगा। ठीक है, या फिर अपने को संवेग दे देगा, द्रव्यमान दे देगा और वेग पूछ लेगा। ठीक है, तो अपने को याद रखना है p बराबर mv। ठीक है,
और अपने को पता है कि संवेग की यदि मात्रक भी है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अपने को है वो ये याद रखना है। संवेग का फॉर्मूला सीधा एग्जाम के अंदर कई बार तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है अपन से कि संवेग का प्रतीक क्या होता है, तो संवेग का प्रतीक क्या होता है, P होता है। ठीक है, और P बराबर क्या होता है, mv होता है। P बराबर क्या होता है, mv होता है। तो इस फॉर्मूले पे यदि क्वेश्चन आए तो आप है वो कर देंगे। अब चलिए आगे देख लेते हैं। संवेग के बाद अपन बात करते हैं किसकी, बल की। संवेग के बाद अपन बात करते हैं किसकी, बल की बात करते हैं। ठीक है, और बल पर भी पिछली बार है वो अपने को पता है कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। अपने को पता है F बराबर क्या होता है, ma होता है। F बराबर क्या होता है, ma होता है। बल का मात्रक सबको पता ही है क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। F बराबर क्या होता है, ma होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। और मैं कह दूं कि लगभग दूसरी शिफ्ट जो थी, यानी दूसरा जो फेज था पिछली बार, उसके अंदर हर पारी के अंदर है वो इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन था। हर पारी के अंदर है वो इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, तो F बल बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब इस कंडीशन में आपको ज्यादा, हर क्वेश्चन के अंदर आपको बल दिया था कि इतने न्यूटन बल, 15 किलोग्राम की कोई वस्तु है और उसके ऊपर है वो इतने न्यूटन बल लगाया गया, तो वेग परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी आपसे हर बार क्या पूछा गया था, त्वरण पूछा गया था। तो कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी पूछा जाए तो अपने को पता होता है F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो सीधा सा F का मान रख दो, m का मान रख दो, और त्वरण है वो अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बल का जो फॉर्मूला है उस पर किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है वो आ गया। आगे यदि अपन इसकी मात्रक की बात करें तो अपने को पता है इसका मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन का व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो द्रव्यमान का क्या हो गया, केजी, और त्वरण का क्या हो गया, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो बल का मात्रक है वो केजी मीटर प्रति वर्ग सेकंड भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बल के बाद आपसे जो और न्यूमेरिकल पूछे गए थे वो पूछे गए थे भार पर। ठीक है, और अपने को पता है भार बराबर क्या होता है, W होता है। भार बराबर क्या होता है, W होता है। और W ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है W बराबर mg। ठीक है, और भार का मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन होता है। भार का मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन होता है। W बराबर क्या होता है, mg। अब g का मान तो देखो सबको पता है, g बराबर कितना होता है, 9.8। ठीक है, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। और अपने को पता है कि पिछली बार जितने भी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए थे उनमें सब में इसने जी का मान दे रखा था कितना, 10। ठीक है, यानी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए जी का मान उसने देगा आपको कि भाई जी का मान आपको 9.8 मानना है या फिर 10 मानना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और जी बराबर कितना, 9.8। m आपको दिया हुआ होगा तो आप W निकाल दोगे, या W आपको दे देगा और G दे देगा, आपसे m पूछा जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप है वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, एक तो होता है भार और एक क्या होता है, द्रव्यमान। एक तो होता है भार और एक क्या होता है, द्रव्यमान। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भार वो राशि है जो G पर डिपेंड करती है। ठीक है, भार जो है वो G के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। इसलिए अलग अलग ग्रहों के ऊपर और भार क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान सभी जगह और क्या होता है, समान होता है। द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, सभी जगह क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो W बराबर mg, भार ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब इसके अंदर एक छोटा सा आता है चंद्रमा पर भार। इसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है चंद्रमा पर भार। तो अपने को पता है कि चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार जो होता है वो पृथ्वी का 1/6 होता है। ठीक है, पृथ्वी के भार का क्या होता है, 1/6
6 होता है। तो अपने को यह भी याद करना है, सीधी सी बात आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर भार 60 है, ठीक है, 60 है, तो चंद्रमा पर क्या होगा, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 6 गुना कम, ठीक है। तो भार पर है वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आपको। चंद्रमा वाला क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा बार अपन कह सकते हैं कि रिपीट हुआ था, ठीक है। तो अपने को इसको भी क्या करना है, याद रखना है। चलिए ठीक है, तो संवेग बल भार हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है अभिकेंद्रीय बल पर। अभिकेंद्रीय बल के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले यदि अपन बात करें कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, तो अभिकेंद्रीय बल वो होता है जो बाहर से केंद्र की ओर लगता है, बाहर से केंद्र की ओर, बाहर से जो केंद्र की ओर बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। बाहर से जो केंद्र की ओर बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल का ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है F बराबर mv स्क्वायर बट्टे r, ठीक है। F बराबर mv स्क्वायर बट्टे r, जहां पर अपने को पता है m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है द्रव्यमान, v का मतलब क्या होता है वेग, और r का मतलब क्या होता है त्रिज्या, ठीक है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो नहीं पूछा गया था, लेकिन सीधा फॉर्मूला आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अभिकेंद्रीय बल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो कौन सा है। तो अभिकेंद्रीय बल ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है, ये होता है F बराबर mv स्क्वायर बट्टे r, ठीक है। चलिए इसके बाद न्यूमेरिकल तो नहीं है वो, लेकिन जो फॉर्मूला है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फॉर्मूला कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल का, ठीक है। फॉर्मूला है गुरुत्वाकर्षण बल का। अपने को पता है F बराबर जी m इंटू एम बटे डी स्क्वायर, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर जी m इंटू एम बटे डी स्क्वायर, या इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं G बराबर एफ डी स्क्वायर m इंटू एम, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के ऊपर अपन कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल तो नहीं आया था, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या पूछा गया था, तो देखिए एक तो अपने को जी का मान है वो पता होना चाहिए, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ठीक है। एक तो कैपिटल जी का मान अपने को पता होना चाहिए, स्मॉल जी का तो अपने को पता है, गुरुत्वीय त्वरण का तो हमने पढ़ लिया कितना होता है 9.8 मीटर प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। अब कैपिटल जी का मान पता होना चाहिए, और एक अपने को पता होनी चाहिए कैपिटल जी की इकाई, यानी इसकी जो इकाई है उसका क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। अब यदि अपने को यह फॉर्मूला पता है कि जी बराबर एफ डी स्क्वायर बट्टे एम इंटू एम, तो अपन इसका जो इकाई है वो निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए एफ, एफ का मतलब होता है बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, ठीक है। डी स्क्वायर दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो आप कह सकते हो वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। अब बट्टे में है तो अपन ने इसको लिख दिया प्रति, और द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान, तो आप कहोगे वर्ग किलोग्राम, द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान क्या हो गया वर्ग किलोग्राम में हो गया, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के बल के ऊपर एक तो आपसे पूछा गया था सीधा फॉर्मूला कि निम्नलिखित में से गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का फॉर्मूला कौन सा है, तो एफ डी स्क्वायर बटे एम। एक आपसे पूछा गया था जी का मान, तो जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, और एक आपसे पूछा गया था जी का मात्रक, ठीक है। तो जी का मात्रक क्या होता है न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम, ठीक है। तो जी के ऊपर है वो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे यदि अपन बात करें तो 3 कंडीशन बनती है लिफ्ट की, ठीक है। 3 कंडीशन किसकी बनती है, लिफ्ट की बनती है। कौन कौन सी, देखिए लिफ्ट, ठीक है। तो लिफ्ट की जो 3 कंडीशन बनती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखें, एक कंडीशन बनती है लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है,
ठीक है। दूसरी कंडीशन बनती है लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट नीचे आ रही है। और तीसरी कंडीशन बनती है लिफ्ट टूट चुकी है, लिफ्ट टूट चुकी है। ठीक है। अब ये तो अपने को पता है कि यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वस्तु वास्तविक स्थिति से क्या महसूस करती है, भारीपन महसूस करती है। और लिफ्ट यदि नीचे आ रही है तो उस कंडीशन में और वस्तु वास्तविक स्थिति से हल्कापन महसूस करती है। लेकिन यदि लिफ्ट टूट चुकी है तो उस कंडीशन के अंदर महसूस होती है क्या, भारहीनता। ठीक है, भारहीनता। तो अपने को इनके ऊपर न्यूमेरिकल तो नहीं पूछा गया था, लेकिन इनका व्यंजक पूछा गया था। ठीक है, देखिए यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो W बराबर है mg प्लस ma के। ठीक है, W बराबर है किसके, mg प्लस ma के। अपने को पता है m क्या है, द्रव्यमान, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और a क्या होता है, त्वरण। और लिफ्ट यदि नीचे आ रही है तो व्यंजक होता है W बराबर, यानी भार होता है W बराबर mg माइनस ma के। और यदि लिफ्ट टूट चुकी है तो उस कंडीशन में व्यंजन होता है W बराबर mg, यानी W यानी और जो भार होता है वो वस्तु के भार के बराबर ही होता है। तो उस कंडीशन के अंदर अपने को क्या महसूस होती है, भारहीनता होती है। ठीक है, तो लिफ्ट की ये तीनों कंडीशन है वो आपको याद रखनी है। आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं तो ये व्यंजक है वो एग्जाम के अंदर है वो जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, तो तीनों को अपने को याद करना है। यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वस्तु भारी महसूस करती है, व्यंजक होगा W बराबर mg प्लस ma। लिफ्ट यदि नीचे आ रही है तो वस्तु अपने आप को हल्का महसूस करती है, और व्यंजक होगा W बराबर mg माइनस ma। और लिफ्ट यदि टूट चुकी है तो उस कंडीशन के अंदर है वो भारहीनता महसूस होगी, और लिफ्ट टूट चुकी है तो व्यंजक क्या बनेगा, W बराबर mg। ठीक है, चलिए लिफ्ट के बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो कार्य। ठीक है, कार्य के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो आपको पता होना चाहिए कि कार्य की एक कंडीशन होती है, कार्य की एक कंडीशन होती है कि बल लगाने पर यदि कोई वस्तु अपनी जगह छोड़ती है तो ही वो कार्य है, नहीं उसको कार्य नहीं माना जाता। ठीक है, बल लगाने पर वस्तु यदि अपनी जगह छोड़ती है तो ही वो कार्य है, नहीं वो कार्य नहीं माना जाता। देखिए अपने को पता है कि W बराबर होता है Fs। W बराबर क्या होता है, Fs। तो आप कह सकते हो कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अब अपने को पता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, या अपन कह सकते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है, या कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्ग। या कार्य का मात्रक अपन ये भी कह सकते हैं कि कार्य बराबर होता है न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, एग्जाम में पिछली बार कई पारियों के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कार्य का मात्रक नहीं है। 3 ऑप्शन दिए हुए थे, अर्ग, जूल, न्यूटन, मीटर, या इनमें से कोई नहीं, या कोई और एक मान लो अन्य दे दिया हो। तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि ये तीनों ही क्या है, कार्य के मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे। एक कार्य का और फॉर्मूला था कि यदि कार्य किसी रस्सी से किया जा रहा है, ठीक है, कार्य यदि किसी रस्सी से किया जा रहा है तो उस कंडीशन में अपने को पता है कि विस्थापन और बल के बीच में कोण बनेगा। ठीक है, इस पे भी न्यूमेरिकल है वो पूछा गया था। तो आपको याद रखना है W बराबर Fs कोस थीटा। ठीक है, W बराबर Fs कोस थीटा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए थे। तो कोस थीटा यानी इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपको थीटा का मान दिया हुआ होगा, यानी रस्सी के बीच में कोण जो बन रहा है वो इतने डिग्री का बन रहा है। ठीक है, थीटा का मान आपको दिया हुआ होगा, और F और S भी आपको दिया होगा। W पूछा जाएगा, या W दे के आपसे F पूछा जाएगा, S दिया हुआ होगा, और कोस थीटा का मान है वो आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, सॉरी, थीटा का मान है वो आपको दिया हुआ होगा। तो उस कंडीशन में कोस का मान, जो जितने भी मान होते हैं वो आपको होने
याद होनी चाहिए। ठीक है, तो कार्य के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है क्या, एफ एस बट्टा सॉरी W बराबर एफ एस, और एक W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो थीटा का मान आपको देगा और आपको क्या करना है, वो याद करना है। ठीक है, चलिए कार्य के बाद और जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, या फिर मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा जिससे क्वेश्चन पूछे गए थे वो है ऊर्जा। ठीक है, कार्य के बाद या सबसे ज्यादा जिसमें न्यूमेरिकल पूछे गए थे वो कौन सा है, ऊर्जा है। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा का अपने को मात्रक पता है, क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, या अपन कह सकते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, अर्ग। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है, या ऊर्जा का मात्रक अपने को पता है किलोवाट घंटा भी होता है, जिसको अपन आम भाषा में क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ऊर्जा के ऊपर सबसे ज्यादा कह सकते हैं अपन, या अपन कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो ऊर्जा के ऊपर है, वो एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यदि अपन बात करें तो अपने को पता है कि कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा के तीन प्रकार होते हैं, ऊर्जा के तीन प्रकार होते हैं। पहला है गतिज ऊर्जा, पहला कौन सा है, गतिज ऊर्जा। दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, और अगली है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा तीन प्रकार के, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। अब अपने को पता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। इस फॉर्मूले पर मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको याद रखना है 1/2 mv²। अगला mgh, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। और mgh के अंदर m क्या है, m है वस्तु का द्रव्यमान, g क्या होता है, g होता है गुरुत्व त्वरण जिसका मान आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, और h क्या होती है, ऊंचाई। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है वो आप आराम से कर देंगे स्थितिज ऊर्जा का mgh। अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा, क्वेश्चन यहां से भी आए थे, और यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² प्लस mgh, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो ऊर्जा के अंदर है वो अपने से क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, एक तो पूछा गया था गतिज ऊर्जा का 1/2 mv² वाले सूत्र पे से, स्थितिज ऊर्जा mgh वाले सूत्र में से, और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, देखिए यांत्रिक ऊर्जा में क्या करेगा आपसे, आपको m एक ही देगा। ठीक है, v का मान दे देगा, h का मान दे देगा, और आपसे पूछेगा कि यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है यांत्रिक ऊर्जा बराबर 1/2 mv² प्लस mgh। ठीक है, तो ऊर्जा के ऊपर है वो जितने टाइप के इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं वो इन तीनों के ऊपर ही बनते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं किसकी, शक्ति की। ऊर्जा के बाद अपन बात करते हैं किसकी, शक्ति की। और शक्ति को किससे, P से व्यक्त किया जाता है, और अपने को पता है कार्य करने की दर है वो क्या कहलाती है, शक्ति। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, या शक्ति का बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोवाट। ठीक है, कार्य करने की जो दर होती है वो क्या कहलाती है, शक्ति। तो अपन कह सकते हैं कि शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा समय। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा समय। या मैं इसको लिख सकता हूं P बराबर W/T। ठीक है, P बराबर W/T। तो यदि P बराबर W/T लिखे तो इसका मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। तो शक्ति का मात्रक है वो जूल प्रति सेकंड भी होता है, एग्जाम के अंदर है वो बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी था कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड हो गया, वाट हो गया, किलोवाट हो गया। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक नहीं है, तो अपने को पता है शक्ति का मात्रक वाट है, किलोवाट है और जूल प्रति सेकंड है। ठीक है, इनके अलावा यदि कोई मात्रक पूछा जाता है तो वो शक्ति का मात्रक है वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला हो गया क्या,
P बराबर है, चलो मैं अगला पेज ले लेता हूं। एक तो फॉर्मूला हो गया P बराबर W बट्टे T, ठीक है। अब देखिए अलग अलग टाइप से कितने मतलब फॉर्मूलों पे शक्ति के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आपको बताता हूं। तो W यदि है तो अपने को पता है कि W बराबर क्या होता है, Fs। तो मैं लिख सकता हूं P बराबर Fs बट्टे T। इस फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। आपको क्या दे दिया गया था, बल दे दिया गया था, विस्थापन दे दिया गया था और समय दे दिया गया था और आपसे पूछ ली गई थी शक्ति, ठीक है। उसके बाद अभी हमने पढ़ा कि W बराबर क्या होता है, Fs कोस थीटा। तो आपसे P बराबर Fs कोस थीटा बट्टे T, इस फॉर्मूले पर भी क्या किए गए थे, आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, कार्य के अंदर यदि समय का भाग दे दिया तो वो क्या होगी, शक्ति होगी, ठीक है। कार्य के अंदर यदि समय का भाग दे दिया तो वो क्या होगी, शक्ति होगी, ठीक है। चलिए आगे यदि अपन बात करें तो अपने को पता है कि ऊर्जा जो है वो कार्य का ही दूसरा रूप है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv², ठीक है। तो यदि अपने से शक्ति में करें तो अपन इसको लिख सकते हैं 1/2 mv² बट्टे T। इस फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। आपको m दे दिया, v दे दिया, t दे दिया और गतिज ऊर्जा ये शक्ति पूछ ली गई। अगला P बराबर स्थितिज ऊर्जा mgh बट्टे T, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे और इसके ऊपर तो मैं कह देता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक 50 किलोग्राम की लड़की है, वो 8 मीटर ऊंची सीढ़ी पर 9 सेकंड में चढ़ जाती है, ठीक है। तो लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो P बराबर mgh बटा क्या हो गया, T हो गया। आप m लड़की का द्रव्यमान दे दिया, h आपको ऊंचाई दे दी गई और समय दे दिया गया और आपसे क्या पूछा गया था, शक्ति पूछ ली गई थी, ठीक है। तो शक्ति के कई फॉर्मूले, तो साधारण सा फॉर्मूला तो P बराबर W बटे T है और कार्य का यदि अपन बात करें तो इसको Fs लिखे तो ये हो जाएगा Fs बटे T, या P बराबर Fs कोस थीटा बटे T, या गतिज ऊर्जा के अंदर यदि समय का भाग दे देते हैं तो वो भी शक्ति है और स्थितिज ऊर्जा के अंदर यदि समय का भाग दे देते हैं वो भी शक्ति है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो व्यंजक आपको दिए जाते हैं उनको आपको लिख लेना है, ठीक है। फिर आपको यह देखना है कि किस फॉर्मूले पर मैं है वो इन जो व्यंजन अपने को दिए गए, जो आंकड़े दिए गए हैं, किस फॉर्मूले के ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। यदि आपको वो फॉर्मूला मिल जाता है तो फिर आराम से है वो आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो इन फॉर्मूलों के ऊपर है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें बता दूं मैं आपको, बार बार वही क्वेश्चन पूछा गया था कि एक 50 किलोग्राम की लड़की है, वो 9 मीटर ऊंची सीढ़ी पर 10 सेकंड में चढ़ जाती है, ठीक है। तो m दे दिया, h दे दिया, t दे दिया, g का मान दे दिया और आपसे पूछा गया था लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति। देखिए शक्ति यदि कहीं पर भी पूछी जाती है तो उसका मतलब आपको समय का भाग देना है, ठीक है। शक्ति यदि कहीं पर भी पूछी जाती है तो समय का भाग देना है और बाकी सभी राशियों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। बाकी सभी जितनी भी और राशियां दिए गए, अंक दिए गए, उनको गुणा कर दो और समय का क्या कर दो, आप भाग दे दो, ठीक है। तो उसके बाद शक्ति होगी। शक्ति के इस प्रकार के जो फॉर्मूले हैं उनको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए मैं पानी पी लेता हूं 1 मिनट के लिए। ठीक है, देखिए शक्ति के बाद आगे अपन बात करते हैं किसकी, दाब की, ठीक है। शक्ति के बाद अपन बात करते हैं किसकी, दाब की बात करते हैं। और अपने को पता है दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। और दाब ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, दाब ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दाब बराबर है बल बट्टे क्षेत्रफल। दाब ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए यदि मैं बात करूं तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या, F बट्टा और क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, A, F बट्टा A। या इसका यदि मात्रक की बात करें तो दाब बराबर क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर। तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति
वर्ग मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दाब का मात्रक पास्कल है और दाब ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपसे इन तीनों में से एक राशि दे देगा और आपसे एक तीनों में से दो दे देगा और एक आपसे क्या कर लेगा, पूछ लेगा, ठीक है। तो दाब का इस फॉर्मूले पे है वो आपको क्यों सुनाना चाहिए, ठीक है। चलिए दाब के बाद हम बात करते हैं किसकी, घनत्व की, ठीक है। दाब के बाद अपन बात करते हैं किसकी, घनत्व की, और डेंसिटी। और घनत्व बराबर क्या होता है, ठीक है। दाब के बाद अपन किसकी बात कर लेते हैं, घनत्व की बात कर लेते हैं। और घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे क्या होता है, आयतन होता है। अब अपने को पता है कि द्रव्यमान को किससे अपन व्यक्त करते हैं, m से, या मैं सीधा लिख दूं घनत्व का यदि फॉर्मूले की बात करें तो द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, किलोग्राम, और प्रति हो गया, और ये आयतन का क्या हो गया, घन मीटर, सॉरी ये क्या हो गया, घन मीटर, या अपन इसको लिख सकते हैं केजी घन मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला इसके अंदर घनत्व के अंदर है, वो सबसे ज्यादा आपसे फॉर्मूला ही पूछा गया था कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो केजी पर घन मीटर, ठीक है। तो अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है। और घनत्व का जो सूत्र है द्रव्यमान बट्टा आयतन, वो भी अपने को याद रखना है, इसके ऊपर वो न्यूमेरिकल पूछे गए थे, ठीक है। चलिए घनत्व के बाद आता है आपेक्षिक घनत्व। घनत्व के बाद आता है आपेक्षिक घनत्व। देखिए आपेक्षिक घनत्व की यदि अपन बात करें तो फॉर्मूला होता है पदार्थ का घनत्व बट्टा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, ठीक है। अब सीधी सी बात है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और जो जल का घनत्व होता है वो कितना होता है, 1000 केजी पर घन मीटर होता है, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट बहुत बार पूछा गया था कि जल का घनत्व कितना होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वो होता है 1000 केजी पर घन मीटर, ठीक है। अब आपसे किसी भी पदार्थ का है वो घनत्व दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा, उसका आपेक्षिक घनत्व पूछ लेगा, ठीक है। अब यदि बात करें तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर है वो बहुत बार पूछा गया था, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों, क्योंकि घनत्व से घनत्व क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो आपेक्षिक घनत्व के ऊपर सबसे ज्यादा आपसे यही पूछा जाएगा, एक तो घनत्व का मात्रक आपको पता होना चाहिए, एक आपको 1000 होता है, किस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। चलिए घनत्व के बाद, तो घनत्व के बाद यदि अपन बात करें तो एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, ठीक है। और सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है कि गुप्त ऊष्मा का प्रतीक क्या होता है, एल होता है, ठीक है। गुप्त ऊष्मा का प्रतीक क्या होता है, एल होता है। गुप्त ऊष्मा का प्रतीक क्या होता है, एल। तो आप कह सकते हो एल बराबर क्या होता है, क्यू बट्टे एम, ठीक है। एल बराबर क्या होता है, क्यू बट्टे एम। तो इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है आपको। यदि पूछ लिया जाए तो क्यू क्या होता है, ऊष्मा, और एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था सीधा कि गुप्त ऊष्मा को किससे व्यक्त करते हैं, तो गुप्त ऊष्मा को कैपिटल एल के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो गुप्त ऊष्मा के बाद अब जो अपना टॉपिक है प्रकाश, उस टॉपिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो अब उनको अपन 1 बाय 1 देख लेते हैं। देखिए प्रकाश, ठीक है। प्रकाश जो टॉपिक है उसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं,
तो उनको अपन क्या कर लेते हैं, 1 by 1 देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है और वो बनता है r बराबर 2f, r बराबर 2f, जहां पर r क्या है, r है वक्रता त्रिज्या, r क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और f बराबर क्या होती है, फोकस दूरी, f बराबर क्या होती है, फोकस दूरी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन दे दिया गया कि r बराबर यदि 3 है तो f बराबर क्या होगा। ठीक है, तो अपने को पता है, अपन लिख सकते हैं f बराबर r बट्टे 2, तो ये हो जाएगा f बराबर 3/2, तो f बराबर कितना हो जाएगा, 1.5। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर है वो आपसे एग्जाम के अंदर है वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको याद होना चाहिए कि r बराबर होता है 2f, या एग्जाम में कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये भी अपने से इनमें से कौन सा सही है नहीं है, इनमें मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है, यानी सीधा सा मतलब दे रखा है कि 2 फोकस दूरी होती है वो एक वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, चलिए पहला न्यूमेरिकल है वो इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो इसमें समतल दर्पण पर पूछा जाता है। समतल दर्पण का एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, अपने को पता है कि समतल दर्पण में और बिंब और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, जैसे यहां पर कोई दर्पण लगा हुआ है, ठीक है, और ये u प्रतिबिंब है और v क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, ये बिंब है और वो क्या है, प्रतिबिंब है। इन दोनों की दूरी यहां से क्या होगी, समान होगी। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कोई बिंब है वो समतल दर्पण से, किससे, समतल दर्पण से है वो 1 मीटर दूर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, यदि ये 1 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 1 मीटर, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। ठीक है, तो इस टाइप का नॉर्मल सा क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समतल दर्पण में बिंब और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है दर्पण सूत्र के ऊपर, दर्पण सूत्र के ऊपर। ठीक है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इस फॉर्मूले पर आपको क्या दे दिया जाएगा, f दे दिया जाएगा, v दे दिया जाएगा या u कुछ भी दे दिया जाएगा, और एक राशि आपसे क्या कर ली जाएगी, पूछ ली जाएगी। देखिए f का मतलब क्या होता है, f का मतलब होता है फोकस दूरी जो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। कई बार इस ऐसे क्वेश्चनों में वक्रता त्रिज्या भी दी जाती है। v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, v का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी, और u का मतलब क्या होता है, बिंब दूरी। ठीक है, u का मतलब क्या होता है, बिंब दूरी होता है। तो अपन कह सकते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और इनके अंदर है वो अपने से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये अपने को इस फॉर्मूले पर क्या करना है, न्यूमेरिकल आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे दर्पण सूत्र के बाद अगला आता है लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र के बाद क्या आता है, लेंस सूत्र। और लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो अपने को पता है f का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी, v का मतलब क्या होता है, बिंब प्रतिबिंब दूरी, और u का मतलब क्या होता है, बिंब दूरी। ठीक है, तो कई बार लेंस सूत्र देखो कई पारियों के अंदर था वो सीधा पूछा गया था, निम्नलिखित में से लेंस सूत्र है या दर्पण सूत्र है, तो अपने को सीधा ही है वो ये लेंस सूत्र या दर्पण सूत्र क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक का, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है,
निरपेक्ष अपवर्तनांक का होता है, देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टा माध्यम में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टा माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है, तो अपने को पता है निर्वात में तो प्रकाश का वेग क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, माध्यम में आपको प्रकाश का वेग देगा, तो इस प्रकार से अपन है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, निरपेक्ष अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का है वो कोई मात्रक नहीं होता है। प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात में कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो चलिए निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया। उसके बाद अगला जो न्यूमेरिकल बनता है वो बनता है लेंस की क्षमता पर। ठीक है, लेंस की क्षमता के ऊपर देखिए, लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर। ठीक है, और अपने को याद रखना है उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, अपने को याद रखना है लेंस की क्षमता का सूत्र क्या, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है धनात्मक है और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है। ठीक है, लेंस की क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है D = 1/f। ठीक है, हमेशा याद रखना आपको, ये एफ डी का मतलब क्या हो गया डायोप्टर या लेंस की क्षमता, एफ का मतलब क्या हो गया, एफ का मतलब हो गया फोकस दूरी। ठीक है, और याद रखना ये हमेशा किस में होनी चाहिए मीटर में। ठीक है, फोकस दूरी जो है वो किस में होनी चाहिए, इस यदि लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है तो फोकस दूरी हमेशा किस में होगी मीटर में होगी। कई बार लेंस की क्षमता जो है लेंस की फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में देके और आपसे क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हार्ड बनाने की कोशिश की जाती है और उस कंडीशन में अपन देखते हैं कि अपने को क्वेश्चन आ रहा है फिर भी अपन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे D = 1/f है और f का मतलब फोकस दूरी, और फोकस दूरी हमेशा किसके अंदर होनी चाहिए मीटर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, फोकस दूरी हमेशा किस में होनी चाहिए मीटर में। आपको याद रखना है उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रकाश के अंदर जो न्यूमेरिकल बनते थे वो मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं विद्युत की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं विद्युत की, और मैं बता दूं आपको कि बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है वो विद्युत के अंदर बनते हैं। और पिछली बार हर पारी के अंदर और किसी चैप्टर से न्यूमेरिकल हो या ना हो, लेकिन विद्युत से न्यूमेरिकल आपको देखने को जरूर मिला था। ठीक है, और किसी के से न्यूमेरिकल हो या ना हो, लेकिन विद्युत से आपको न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिला था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं विद्युत से है वो किस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल बनता है I = Q/T इस फॉर्मूले पर। ठीक है, पहला जो न्यूमेरिकल बनता है वो I = Q/T फॉर्मूले पर बनता है, यानी I का मतलब क्या है विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, Q का मतलब क्या होता है आवेश बट्टा समय, और आपको याद रखना है समय हमेशा किस में होना चाहिए सेकंड में होना चाहिए। कई बार पिछली बार मिनट के अंदर समय देके ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं T = Q/I, या इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं Q = IT। ठीक है, तो इन तीनों के ऊपर क्या किए गए थे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। अपने को पता होना चाहिए I का मतलब विद्युत धारा, Q का मतलब क्या होता है आवेश, और T का मतलब क्या होता है
टी का मतलब है समय। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्यों क्यों बता रहा हूं मैं आपको ये? क्योंकि पिछली बार एक जैसे ऑप्शन देके आपसे मात्रक, यानी अपने को मात्रक का भी पता होना चाहिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 3 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। 3 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो आवेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यदि आप न्यूमेरिकल करोगे तो आप कहोगे आवेश ज्ञात करना, तो Q बराबर क्या हो गया? IT। Q बराबर क्या हो गया? IT। और I का मान आपको कितना दे दिया? मान लो 5 दे दिया, और 5 मिनट का मतलब क्या हो गया? 300 सेकेंड। ठीक है, तो आवेश कितने हो गए? आवेश हो गए कितने? 1500। अब आपको मात्रक भी पता होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार ऑप्शन के अंदर है वो मात्रक से भी क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे थे, तो आप कहोगे इसका मात्रक क्या होता है? 1500 कूलाम। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल जो विद्युत के अंदर बनता है वो बनता है I बराबर Q बटे T पर, या इसी को अपन लिख सकते हैं क्या? इसी को अपन लिख सकते हैं T बराबर Q बटे I, या इसको लिख सकते हैं Q बराबर IT। ठीक है, चलिए दूसरे टाइप का जो न्यूमेरिकल इसमें बनता है वो बनता है विभवांतर का। दूसरे टाइप का जो न्यूमेरिकल बनता है वो किसका बनता है? विभवांतर का बनता है। ठीक है, देखिए कैसे। अपने को पता है कि विभवांतर क्या होता है? V बराबर है W बट्टे Q। ठीक है, V बराबर क्या होता है? W बट्टे Q। या अपन कह सकते हैं विभवांतर बराबर कार्य बट्टा आवेश। विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा आवेश। ठीक है, विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा आवेश। तो आप कह सकते हो कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, मात्रक भी आपको पता है, आंसर के बाद मात्रक लगता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसी को मैं लिख सकता हूं क्या? इसी को मैं लिख सकता हूं Q बराबर W बट्टे V, या इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं W बराबर VQ। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए। पिछली बार इस फॉर्मूले पर है वो कई क्वेश्चन पूछे गए थे। आपसे पूछ लिया गया था कि 220 वोल्ट विभवांतर प्रवाहित करने पर यदि 300 कूलाम आवेश उत्पन्न होता है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य क्या होगा? 66,000 जूल। ठीक है, इस फॉर्मूले पर कई क्वेश्चन है वो आपसे पूछे गए थे, तो अपने को याद रखना है कि V बराबर क्या होता है? W बट्टे Q। विभवांतर बराबर होता है कार्य बट्टा आवेश, तो Q बराबर W बट्टे V, और W बराबर VQ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर अपने को क्या करने? क्वेश्चन याद रखने। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है ओम के नियम का फॉर्मूला। ओम के नियम का फॉर्मूला, और अपने को पता है ओम के नियम का फॉर्मूला कौन सा है? ओम के नियम का फॉर्मूला है V बराबर IR। V बराबर IR, यानी विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुणा प्रतिरोध। विभवांतर बराबर है विद्युत धारा गुणा प्रतिरोध। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आपको V दे दिया गया और I दे दिया गया, R पूछ लिया गया, तो आप लिख सकते हो R बराबर V बट्टे I, या इसी फॉर्मूले को अपन लिख सकते हैं I बराबर V बट्टे R। ठीक है, तो इसमें आपको एक राशि दे दी जाती है और 2 राशियां दे दी जाती है, और एक राशि आपसे क्या कर ली जाती है? पूछ ली जाती है। अब अपने को पता है विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, तो अपने को याद रखना है, इस फॉर्मूले को 3 प्रकार से अपन लिख सकते हैं, और तीनों के ऊपर क्या करते हैं? न्यूमेरिकल बनते हैं। आपको विभवांतर पूछ लिया तो आप क्या करोगे? विद्युत धारा को प्रतिरोध से गुणा कर दोगे। यदि प्रतिरोध पूछ लिया गया तो आप विभवांतर के अंदर विद्युत धारा का भाग दे दोगे, और यदि विद्युत धारा पूछ ली गई तो आप विभवांतर के अंदर क्या कर दोगे?
प्रतिरोध का भाग दे दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था विद्युत शक्ति से। ठीक है, विद्युत शक्ति को अपन P से व्यक्त करते हैं, मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है P बराबर VI। ठीक है, विद्युत शक्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत शक्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है P बराबर VI। ठीक है, तो P की यदि अपन बात करें तो आप इसको कहोगे क्या, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। V का मतलब क्या हो गया, V का मतलब हो गया विभवांतर गुणा विद्युत धारा। विभवांतर गुणा क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया। अब अपने को पता है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं क्या, V बराबर P बट्टे I, V बराबर P बट्टे I, या इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं I बराबर P बट्टे V। ठीक है, आपको विद्युत शक्ति पूछ ली गई तो आप क्या करोगे, विभवांतर को विद्युत धारा से गुणा कर दोगे। यदि आपको विद्युत शक्ति देके विभवांतर पूछ लिया गया तो आप विद्युत शक्ति के अंदर क्या करोगे, विद्युत धारा का भाग दे दोगे। और यदि आपसे विद्युत धारा पूछ ली गई तो आप क्या करोगे, शक्ति के अंदर है वो विभवांतर का भाग दे दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, विद्युत शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, यह फॉर्मूला डायरेक्ट भी आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से विद्युत शक्ति ज्ञात करने का और सूत्र है। ठीक है, या निम्नलिखित में से किसके आधार पर विद्युत शक्ति ज्ञात की जा सकती है, तो आपको याद रखना है क्या, P बराबर VI। P बराबर VI यानी विद्युत धारा को यदि विभवांतर से गुणा किया जाता है तो आप विद्युत शक्ति ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, चलिए विद्युत शक्ति ज्ञात करने के बाद और एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आता है, विद्युत खर्च निकालना या खर्च ज्ञात करना। ठीक है, विद्युत खर्च ज्ञात करना। ठीक है, एक नॉर्मल से क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यदि मान लो आपको कह दिया जाए कि 8 बल्ब है, ठीक है, 8 बल्ब है 100 वाट के। ठीक है, 8 बल्ब है 100 वाट के और प्रतिदिन 8 घंटे जलाए जाते हैं। ठीक है, प्रतिदिन है वो 8 घंटे क्या किए जाते हैं, इनको उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, और यदि प्रति यूनिट मूल्य 3 रुपए है, ठीक है, प्रति यूनिट मूल्य 3 रुपए है, तो कितने भी दिन हो, चाहे 1 दिन हो 10 दिन हो, उनका यदि पूछा जाए तो देखिए आप कैसे ज्ञात करोगे। देखिए आपको क्या करना है, उपकरणों की संख्या, उपकरणों की शक्ति और समय, समय को क्या करने लेना है, गुणा कर लेना है। ठीक है, और उसमें आप क्या कर दोगे, 1000 का भाग दे दोगे। ठीक है, तो 1000 का जैसे ही आप इसके अंदर भाग दोगे तो आपके पास आ जाएंगी क्या, यूनिट। ठीक है, उपकरणों की संख्या को उपकरणों की शक्ति और समय के साथ जब आप गुणा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा यूनिट। अब यदि कितने भी दिन पूछे गए, 1 दिन है तो 1 दिन का हो गया कितना, 6.4। 30 दिन पूछे गए तो 30 को 6.4 से गुणा कर दो और फिर आपको क्या कर दो, इसको खर्चे से गुणा कर दो। तो 6.4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, रुपए आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्युत खर्च ज्ञात करना आपको आना चाहिए। आपको क्या करना है, उपकरणों की संख्या, उपकरणों की शक्ति को समय से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 का भाग दे दो, जितने दिन काम में ले रहे हो उसको यूनिट से गुणा कर दो और फिर आप क्या कर दो, जितने प्रति यूनिट मूल्य है उसको यूनिटों से गुणा कर दो, तो आपका विद्युत खर्च ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो न्यूमेरिकल पूछा गया था वो जूल के तापन नियम पर, जूल के तापन नियम के ऊपर पूछा गया था। ठीक है, और जूल का तापन नियम क्या होता है, जूल का तापन नियम होता है H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, जूल का तापन नियम क्या होता है,
H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, अब इसमें आपसे सीधा इक्वेशन पूछा गया था कि I का मतलब क्या है, विद्युत धारा का मान दिया हुआ था आपको। ठीक है, R प्रतिरोध का मान दिया हुआ था। ठीक है, T समय दिया हुआ था आपको, और आपसे H पूछी गई थी क्या, ऊष्मा। ठीक है, तो अपने को पता है ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर यदि न्यूमेरिकल आए तो आप कर दोगे, क्योंकि H बराबर I स्क्वायर RT। आपसे क्वेश्चन सीधा ये भी पूछा गया था, निम्नलिखित में जूल के नियम का व्यंजक है। तो जूल के नियम का व्यंजक क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, जूल के नियम का व्यंजक क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर RT। तो आपको याद रखना है। ठीक है, या निम्नलिखित में से जूल के नियम से ज्ञात की जाती है। तो जूल के नियम से क्या ज्ञात की जाती है, जूल के नियम से ज्ञात की जाती है ऊष्मा। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों भौतिक विज्ञान के अंदर जितने टाइप के न्यूमेरिकल बन रहे थे वो मैंने देखो आपको बता दिए। इनसे बाहर पिछली बार किसी भी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया था, इन्हीं फॉर्मूलों के अंदर है वो न्यूमेरिकल पूछे गए थे। ठीक है, अब फॉर्मूले देखो मैंने आपको बता दिए, और यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, अपना टेलीग्राम चैनल सबको पता है, स्मार्ट स्टडी साइंस पॉइंट। ठीक है, और ही अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको अपने जो 50 सेट वाली टेस्ट सीरीज अपन ने लॉन्च की है उसको आपको क्या कर लेना है, परचेज कर लेना है। ठीक है, 50 जो सेट वाली टेस्ट सीरीज है उसको परचेज कर लेना। हर टाइप का न्यूमेरिकल है वो आपको मिल जाएगा। ऐप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, तो उसको आप क्या करोगे, आप है वो वहां से ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करके, और किस प्रकार से टेस्ट खरीदने उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको क्या कर देता हूं और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। ठीक है, तो चलिए अब आगे रसायन विज्ञान के अंदर है वो किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे गए थे उनको और देख लेते। देखें रसायन विज्ञान के अंदर, तो रसायन विज्ञान की यदि अपन बात करें, रसायन विज्ञान, तो यहां पर 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल देखो पूछे गए थे, ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया था। एक तो आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, या मैं इसी को कह सकता हूं सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान, या मैं इसी को कह सकता हूं मोलर द्रव्यमान। ठीक है, आणविक द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, कोई फर्क नहीं। ठीक है, एक ही चीज है। कैसे, आपसे सबसे ज्यादा बार देखो पिछली बार पूछा गया था कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकालिए, या सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालिए, या मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिए। एक ही बात है। देखिए कैसे भाई, H2SO4 का आपको चाहे आणविक द्रव्यमान पूछे, चाहे सूत्र इकाई द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, एक ही तरीके से निकलेगा। देखिए कैसे, अपने को पता है हाइड्रोजन जो है उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, एक की एक होती है, तो इसको 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, प्लस जो सल्फर है उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 32, प्लस ऑक्सीजन एक की कितनी होती है, 16, तो इंटू 4, फिर ये हो गया 2 प्लस 32 प्लस ये हो गया 64, तो ये हो गया 98। ठीक है, तो इनका आणविक द्रव्यमान क्या हो गया, 98 यूनिफाइड हो गया। ठीक है, आणविक द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, यूनिफाइड होती है। आणविक द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, यूनिफाइड होती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप कहोगे, ठीक है, फिर आपसे यदि यही पूछ लिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कहोगे, कार्बन का कितना हो गया 12, ऑक्सीजन एक का कितना हो गया 16, 2 का, तो ये हो गया 12 प्लस 32, तो ये हो गया कितना 44 यूनिफाइड। ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि आणविक द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान देखो ज्ञात करने के लिए कम से कम अपने को द्रव्यमान संख्या तो याद करनी पड़ेगी।
यदि आपकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात है तो इस टाइप का न्यूमेरिकल है वो आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था मोलों की संख्या ज्ञात करने का। मोलों की संख्या ज्ञात करने का। ठीक है, तो मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कैसे, देखिए आपसे पूछा जाएगा कि 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में और मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको पता है कि दिया गया द्रव्यमान कितना है, तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, 10 है। ठीक है, अब आपको मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान CO2। ठीक है, कार्बन का कितना हो गया, कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन 1 का 16, 2 का कितना हो गया 32, तो 12 + 32 कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया, 44। तो 10 के अंदर आप क्या कर दोगे, 44 का भाग दे दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, मोलर द्रव्यमान, मोलों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो सुन लीजिए इस फॉर्मूले पर दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। यहां पर आपको कोई भी तत्व दे सकता है, कोई भी मान दे सकता है, और मोलों की संख्या पूछी जाए तो उसके लिए आपको कम से कम देखो मोलर द्रव्यमान है वो आना चाहिए निकालना, और मोलर द्रव्यमान आने के लिए आपको कम से कम उन तत्वों की कम से कम मान लो 1 से लेकर 20 तक तत्वों की है वो द्रव्यमान संख्या याद करनी होगी। ठीक है, और लगभग द्रव्यमान संख्या जो होती है वो परमाणु संख्या की क्या होती है, दुगुनी होती है। तो इसमें भी आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक टाइप का और न्यूमेरिकल है वो इसके अंदर पूछा गया था विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। ठीक है, देखिए सबसे पहले यदि अपन बात करें विलयन की, तो विलयन जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है विलेय और एक क्या होता है, विलायक। विलयन जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है विलेय और एक क्या होता है, विलायक। विलेय वो होता है जो घुलता है और विलायक वो होता है जो क्या करता है, घोलता है। ठीक है, विलेय वो होता है जो घुलता है और विलायक वो होता है जो क्या करता है, घोलता है। ठीक है, अब आपसे पूछी गई थी सांद्रता, जैसे कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि 320 ग्राम और जल के अंदर है और 30 ग्राम चीनी, 30 ग्राम क्या मिला दी गई, चीनी मिला दी गई। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा फॉर्मूला है। ठीक है, सीधे सा फॉर्मूला क्या, विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, अब देखिए विलेय का द्रव्यमान, विलेय कितना है, चीनी है, तो चीनी का द्रव्यमान कितना है, 30। ठीक है, और विलयन का द्रव्यमान क्या है, ये दोनों मिलके क्या बन गए, विलयन बन गए। तो विलयन का द्रव्यमान कितना है, 350 इंटू 100। ठीक है, तो इससे आप क्या ज्ञात कर सकते हो, विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला है विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन है वो बायोलॉजी के अंदर भी एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, वैसे वो कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी पूछ लिया गया तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अपने को पता है कि जो द्विसंकर संकरण है, द्विसंकर संकरण, मेंडल का जो द्विसंकर संकरण नियम है उसका लक्षण प्ररूप अनुपात, लक्षण प्ररूप अनुपात जो है वो है 9:3:3:3:1। ठीक है, 9:3:3:1। ठीक है, अपने को पता है कि गोल पीले का झुर्रीदार और हरे के साथ क्या करवाया गया था, क्रॉस करवाया गया। ठीक है, झुर्रीदार हरे के साथ क्या करवाया गया था, क्रॉस करवाया गया था। तो अपने को क्या 9 तो जो है वो कैसे प्राप्त हुए थे, गोले पीले। ठीक है,
9 तो जो है वो कैसे प्राप्त हुए थे, गोले पीले, और 3 है वो अपने को प्राप्त हुए थे गोले हरे, ठीक है, और 3 ही अपने को प्राप्त हुए थे इसके अंदर क्या, जूरीदार पीले, जूरीदार पीले, और एक अपने को प्राप्त हुआ था क्या, जूरीदार हरा, ठीक है, एक अपने को क्या प्राप्त हुआ था, जूरीदार हरा, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मेंडल के द्विसंकर संकरण से, मेंडल के द्विसंकर संकरण से अपने को 538 बीज प्राप्त हुए, ठीक है, मेंडल के द्विसंकर संकरण से अपने को कितने 538 बीज प्राप्त हुए, तो इन बीजों के अंदर है वो गोल हरे बीजों की संख्या बताइए, ठीक है। तो अब सीधा सा अब यदि आपको पता हो कि गोल हरे सबका जो रेशियो होता है वो होता है 9:3:3:1, तो आप कह सकते हो गोल हरे जो है उनका रेशियो कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 और इनका योग कितना हो गया 16, 3/16 इंटू 538, ठीक है। तो इससे क्या किसी का भी पूछा जाए, चाहे गोल पीले का पूछा जाए, चाहे गोल हरे का पूछा जाए, चाहे झुरीदार पीले का पूछा जाए या झुरीदार हरे का, इस प्रकार से हम इन बीजों की संख्या क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। मात्र एक पारी 2 पारियों के अंदर है वो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी है वो क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बनते थे वो मैंने देखो आपको करवा दिए, 1-2 बार आप इस वीडियो को देखोगे, और यदि आप टेलीग्राम पे और अपनी जो 50 वाली टेस्ट सीरीज है उससे यदि प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से आपका है वो कोई भी न्यूमेरिकल है वो गलत नहीं होगा। मैं आपको फिर बता दूं, रेलवे के अंदर पिछली बार 7 से 8 तक है वो न्यूमेरिकल है वो पूछे गए थे पिछली पारियों के अंदर, तो आपको इस बार है वो बिल्कुल भी न्यूमेरिकल की वजह से और ये ना हो कि आपका पेपर बिगड़ जाए, इसलिए इस वीडियो को है वो आप जितना हो सके 3-4 बार है वो आप इसको देखें और टेलीग्राम से है वो प्रैक्टिस करें रोजाना, और इसके अलावा अपने 50 सेट वाली जो टेस्ट सीरीज है उससे आप जुड़ जाइए। जल्दी मैं है वो एनसीईआरटी शुरू कर दूंगा, तो वहां से भी आपको है वो बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।